नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, वहीं सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। इसी के साथ साथ जितने भी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में गंवाई थी, उस पर विशेष जोर है। भारतीय जनता पार्टी उनको जोर देकर पुनः एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनाना चाहती है। ऐसे में हम मौजूद हैं श्रावस्ती लोकसभा के बलरामपुर जनपद में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में आई है समाज सेवी माधुरी सिंह त्रिपाठी जी। ये कोई नया नाम नहीं है, आपको नया लग रहा होगा, लेकिन आपने देखा होगा इन्होंने श्रावस्ती लोकसभा के क्षेत्र पयागपुर क्षेत्र में इन्होंने जो समाज सेवा किया है उसका गुणगान संपूर्ण क्षेत्र कर रहा है। ऐसे में ये लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में बलरामपुर जनपद में आई हैं और लोकसभा श्रावस्ती से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में हम बातचीत सबसे पहले करेंगे। माधुरी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी धन्यवाद। जैसे देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, 2024 की तैयारियां कर रही हैं सभी पार्टियां। ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी नेता के रूप में रह चुकी हैं, ऐसे में क्या बताना चाहेंगी जनता को? मैं कहना चाहती हूँ कि श्रावस्ती से जो मेरा खुद का नाता है वो खून का नाता है, मेरे पुरखों का नाता है यहाँ पे। और लगभग 10 वर्ष से मैं इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ, समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ महिलाओं के उत्थान के संबंध में, उनकी जागरूकता के संबंध में कई कार्यक्रम मैंने किए हैं। स्किल डेवलपमेंट से की ट्रेनिंग से लेकर के उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से कैसा जोड़ा जाए, ये भी मैंने काम किया है। जन जागरण के लिए भंडारे, यज्ञ, हवन, ये सब कुछ भी चलता रहता है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से समझती हूँ। मैं दिल्ली में लंबे समय तक पत्रकार रही हूँ, इस नाते मैंने देश और दुनिया का भ्रमण किया है और गांव-गांव घूमकर मैं गांव की ज़मीनी समस्याओं के बारे में अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं नोएडा में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी रही हूँ, इसलिए मैं ये भी समझती हूँ कि श्रावस्ती में अगर कोई डेवलपमेंट किया जाए तो औद्योगिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है। इन सभी चीज़ों को समझते हुए मैं अपने गांव क्षेत्र में फिर से लौटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिले ताकि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर पाऊँ और भारतीय जनता पार्टी मेरे विचारों को समझे और मुझे ये मौका दे। मेरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति है, तो मैं सिर्फ इसी विचारधारा का समर्थन करती हूँ और इन्हीं के साथ जुड़कर मैं अपना भविष्य देखती हूँ। जैसे देखा जा रहा है श्रावस्ती लोकसभा है, जिस लोकसभा की आप बात कर रही हैं, जिस लोकसभा में प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, आप लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में देखा जा रहा है श्रावस्ती शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े स्थान पर है, उसके बाद बलरामपुर है और दोनों आपके लोकसभा क्षेत्र में आता है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आपको प्रत्याशी बनाती है, आप संसद में पहुँचती हैं, क्या करेंगी श्रावस्ती लोकसभा के लिए? मैं शिक्षा के क्षेत्र के बारे में तो अभी आपसे बात करूँगी ही। मुझे ये बताते हुए कोई भी हिचक नहीं है कि हमारे श्रावस्ती में, इस पूरे क्षेत्र में, देवी पाटन मंडल में जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, मैं सरकारी की बात नहीं कर रही हूँ, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें नकल की शिक्षा का बड़ा बोलबाला है। इसीलिए यहाँ के जब गोंडा, बलरामपुर और बहराइच के बच्चे जब दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं नौकरी के लिए, तो उनको वो कमतर रहते हैं, पिछड़ जाते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं और बड़ी बड़ी डिग्री लिखी होती है, ग्रेजुएट ये वो, लेकिन वो उस डिग्री के अनुपात में शिक्षा का स्तर जो है कम लगता है। तो ये यहाँ पे ये बात मुझे थोड़ी कचोटती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ का औद्योगिकरण नहीं हो सका है, तो उद्योग के लिए ये प्रशंसा का विषय है कि 2017 में जब से योगी जी की सरकार यहाँ पर आई है, मोदी जी की सरकार यहाँ आई है, तब से बिजली की व्यवस्था तो यहाँ बहुत अच्छी हो गई है और सड़कें, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि सड़कें भी बहुत अच्छी बन गई हैं। तो केवल रोजगार के लिए चिंता करने की आवश्यकता है, रोजगार की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ये भगवान बुद्ध की स्थली है। भगवान बुद्ध यहाँ वर्षा ऋतु में आते थे और अपना ध्यान मनन करते थे। यहाँ डाकू अंगुलीमाल की गुफा है, यहाँ सीता द्वार है, यहाँ देवी पाटन मंदिर है, ये लव कुश की स्थली है, बहुत कुछ है यहाँ पर पर्यटन से जोड़कर। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से थोड़े ही दूर पर
कुछ ही किलोमीटर पे 50-60 किलोमीटर पर अयोध्या है, जहाँ भगवान राम का इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। तो जब भगवान राम को पूरी दुनिया के लोग देखने के लिए दर्शन करने आएंगे तो वो अयोध्या से श्रावस्ती क्यों नहीं आ सकते। तो एक अपने आप टूरिज्म कॉरिडोर डेवलप होते हुए दिख रहा है, क्योंकि पीछे हमारे श्रावस्ती जो है वो नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। तो एक पूरा टूरिस्ट कॉरिडोर यहाँ पे बन सकता है, जिससे कि हम रोजगार को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और ये खुद ही जिस स्थान को भगवान बुद्ध ने अपनी तपस्या के लिए चुना हो, वो कितना मनोरम और कितना सुंदर होगा, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वाकई श्रावस्ती बहुत ही खूबसूरत जगह है। राप्ती नदी है, यहाँ पे वन क्षेत्र है, अत्यधिक सुंदर जगह है। केवल इसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता करनी है। बाकी एक जो आप चिंता जाहिर कर रहे थे कि मैं यहाँ के लिए क्या करूँगी, तो मुझे लोगों को बताते हुए थोड़ा सा दुखद आश्चर्य भी है। आप लोगों को होगा दुखद आश्चर्य कि आज भी श्रावस्ती क्षेत्र में रेल नहीं पहुंच पाई है। यानी गांव में ऐसे भी इलाके हैं जहां गांव के लोगों ने अपनी आंखों से रेल को नहीं देखा है। तो रेल भी यहाँ पहुंचनी चाहिए। कई क्षेत्रों में पहुंचा है, बहुत से क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। रेल भी यहाँ पहुँचना चाहिए। दूसरा, राप्ती नदी पर जो बाढ़ आ जाता है, उसको लेकर के भी कुछ पुल वगैरह की योजनाएं बनती रहती हैं, लेकिन ढंग से फलीभूत नहीं हुई हैं। उस पर भी काम किए जाने की आवश्यकता है। और रोजगार के लिए मैंने उपाय बताया कि रोजगार के लिए टूरिज्म कॉरिडोर से अच्छा कोई ऑप्शन अभी तत्काल में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता है। जी, जैसे देखा जा रहा है, बीजेपी से आपका पुराना नाता रहा है। बीजेपी और इसके साथ साथ आप पत्रकारिता भी काफ़ी समय तक की हैं। देखा जा रहा है ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, सरकार ने सड़कों को तो चमचमा दिया, मुख्य सड़कों को। कई ऐसे ग्रामीण के सड़क हैं, आज बिजली भी हर जगह लगभग पहुंच चुकी है। ग्रामीण के सड़क हैं जो अभी नहीं जुड़ चुके हैं मुख्य सड़क के। क्या उसके बारे में, क्या अगर आप सांसद बन के जाती हैं तो क्या आवाज़ उठाएंगी? दामोदर शुक्ला जी, आप ये सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं जब जब आप देख रहे हैं कि सड़कें बन गई हैं। आज से 5-7 साल पहले तो जिन मुख्य सड़कों पे हम चल रहे थे, नेशनल हाईवेज या और भी कनेक्टिंग हाईवेज या रोड्स बड़ी वाली, ये तो कहीं नहीं बनी हुई थी। तो जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अभी मैं इकोना से यहाँ तक आई हूँ, बलरामपुर तक, और एक भी गाड़ी पर झटका नहीं लगा है और हम आसानी से यहाँ पहुँच गए हैं 1 घंटे से भी कम समय में। ये पहले तो संभव नहीं था। तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। यहाँ बिजली भी पहले नहीं थी, बिजली आ गई ना, 100% बिजली लगभग आ गई, यहाँ पे गाँव गाँव पहुँच गई। सड़क भी बन जाएगी गाँव गाँव, और बन ही रही है लगातार। इस क्षेत्र में तो हमारा बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। इसीलिए तो मैं ये सपना देख रही हूँ कि टूरिज्म कॉरिडोर भी बन जाएगा, क्योंकि पर्यटकों को अच्छी सड़क की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ से लेकर अयोध्या तक अच्छी सड़कें बन गई हैं, तो ये टूरिज्म कॉरिडोर बनना ही है, इसको बनेगा ही। जी। जैसे हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा, आपने सन 2012 में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री ही थे, आपने एक अनुष्ठान किया था, सोशल मीडिया पे दिखाई दिया है, वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आप काशी में उनके लिए अनुष्ठान की थी, वाराणसी में। क्या बताना चाहेंगे उस संबंध में? देखिए, बात तो पुरानी हो गई, तब से तो मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो साल 2012 की बात है। मुझे एक सन्यासी महाराज दिल्ली में मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि तुम पत्रकार के तौर पे तो बहुत कुछ काम करती हो, लेकिन बोलती ही रहती हो। मनमोहन सिंह जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2014 में, और हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। तो मुझे उनकी बात छू गई। मैंने कहा, महाराज जी, 2 टर्म मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरे टर्म की भी आप बात करने लगे। तो महाराज जी ने कहा कि जी जी वो बनेंगे, या कांग्रेस का कोई बनेगा, पर भाजपा की नहीं बनेगी। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा कि कोई अग्रेसिव लीडर चाहिए, जो बड़े दमदार हो, जिसकी छवि हो, जो भारत को जोड़ सकता हो। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि क्या कहना चाहते हैं आप, कौन लीडर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? तो उन्होंने कहा कि गुजरात से नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी कोई छोटा नाम तब भी नहीं थे। नरेंद्र मोदी उस वक्त भी भारत की शान थे। मैंने जैसे ही नाम सुना तो मैंने कहा कि मैं तो उनकी प्रशंसक हूँ। गाहे बगाहे मैं गुजरात में टहलती रहती हूँ, देखती हूँ कितना अच्छी सड़कें वहाँ बनी है। रिपोर्टिंग के दौरान मुझे कई महीने रहने का अवसर भी मिला था, राजकोट में भी मिला था। तो मैंने सोचा कि कितनी अच्छी बात करें। मैंने कहा क्या चाहते हैं आप महाराज जी? तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़े से पैसे दो और मेरे साथ कोई योजना बनाओ कि हम नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा कर सकें। तो मैंने महाराज जी के साथ निस्वार्थ भाव से जुट गई और मैं काशी आई। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, मैं पत्रकारों से जुड़ी थी, काशी के पत्रकारों से। मैंने वहाँ पर एक महाराज जी के साथ सहयोग में आकर के एक पराशक्ति महायज्ञ का आयोजन किया 80 घाट पर, साल 2012 और दिसंबर का महीना, 3 दिसंबर। तो उस दिन ये यज्ञ हुआ। दूसरे दिन सभी राष्ट्रीय अखबारों की एक बहुत बड़ी खबर थी कि
काशी से उठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग, और उसमें करीब 500 सन्यासियों ने उस यज्ञ में साथ दिया। और हम अंदर से बहुत डरे भी हुए थे कि मैंने सुना था कि यज्ञ में अनुष्ठान में कुछ गलती हो जाती है तो वो उल्टा पड़ जाता है। तो ये मुझे हिंदू धर्म का थोड़ा पता था सन्यासियों के माध्यम से, तो मैं डरी भी हुई थी कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि कोई यज्ञ में हमें कोई त्रुटि रह जाए और हमें लेने का देना पड़ जाए। तो खैर महाराज जी ने आश्वासन दिया कि तुम बस साथ साथ रहो, सारे आयोजन में मेहनत करो, सबको इकट्ठा करो, पत्रकारों को इकट्ठा करो, यज्ञ वेदिका पर बैठो, यजमान बनो, और बाकी मैं देख लूँगा। तो हमने ये हिम्मत किया, वो यज्ञ हुआ। बाद में राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी को ये बात थोड़ी अजीब भी लगी थी, तब की पुरानी बात है। एनीवे, मुझे बड़ी खुशी हुई जब 2014 में मैंने देखा कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी ही आसीन हुए। और लेकिन हम सब कामकाजी लोग थे। मेरे पास एक नोएडा में छोटा सा कारोबार था जो जैसे देखा जा रहा है, एक सवाल आपसे पूछेंगे, जैसे देखा जा रहा है आपने मोदी जी के लिए कार्य किया था, अनुष्ठान किया था, लोगों को लालच आ जाता है अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, कुर्सी पे बैठे, क्या आपने उसके बाद उनसे क्या क्या किया, क्या मुलाकात किया या कुछ किया, क्या कहा? नहीं, मोदी जी के उस यज्ञ के बाद मैंने और भी कई कार्यक्रम उनके लिए किया था। मैंने जेडीयू में 2 फाड़ हो गए हैं, नीतीश जी उनको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस पे भी कई कार्यक्रम आयोजित किए थे दिल्ली में, और खबरें चलवाई थी, खबरें बनाई थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े घोर समर्थक के रूप में मेरे पति अमिताभ त्रिपाठी भी हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डॉक्टर रिचर्ड बेंकिंग और डॉक्टर डैनियल पाइप्स, जो वहाँ के बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने भी उनके संबंध में यूएस में तमाम आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे। उन फॉरेनर्स को वो भारत भी लेकर के आए अमेरिका से, और मोदी जी की जो असली सच्ची इमेज थी, जो मोदी जी की अच्छाइयाँ थी, जो मोदी जी की खास बातें थी, जो मोदी जी के अंदर डिसाइसिव लीडरशिप थी, उन सब के बारे में हमने भी कहें तो एक गिलहरी की तौर पे एक छोटा सा राम सेतु में जो गिलहरी का योगदान होता है वो हमने भी देने का प्रयास किया। हमने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में वो खबरें भी अमिताभ त्रिपाठी जी ने लिखी, छापी, और वो चली। तो खैर ये वक्त वक्त की बात होती है। हम ये दावा नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, और इसमें पता नहीं कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने लोगों ने अपना जीवन दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना कुछ किया है, और नीचे स्तर पर भी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ अपना दिया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने भी गिलहरी के तौर पर बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। मेरे हस्बैंड अमिताभ त्रिपाठी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, और जहां उन्होंने 12 बरस तक पूर्णकालिक के रूप में भी वहां पे दिल्ली आर.के. पुरम कार्यालय में, अशोक सिंघल जी के कार्यालय में उन्होंने काम किया है, और वो यूएस के थिंक टैंक से बाद में जुड़कर काम करने लगे। और बाद में पत्रकारिता छोड़कर मैंने भी नोएडा में एक छोटे उद्यमी के रूप में काम करना शुरू किया। तो हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े रहे, और सक्रियता से अब जुड़े हैं 2 बरस से। जब हम अपने गांव श्रावस्ती की ओर लौटे हैं तो मैं जन जन में जमीन पर उतरकर भाजपा का प्रचार कर रही हूं, और मैं चाहती हूं कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में, देश में भाजपा का ही परचम फैलाए, क्योंकि यही एक पार्टी है जो राष्ट्रवादी चिंतन करती है। यही एक पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी जैसे ही लीडरशिप और भी आएगी भारतीय जनता पार्टी में, जो अंतर्राष्ट्रीय खतरों से भारत को बचाएगी, जो देश को मजबूत करेगी। अभी देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन सका है, देश पहली अर्थव्यवस्था भी बनेगा। ऐसे कामों के लिए, देश की उन्नति प्रगति के लिए, शांति के लिए, और तमाम योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, केंद्र की सरकार चला रही है, इसी से देश का भला होने वाला है। इसको लोगों को पहचानने की जरूरत है। यही एक मजबूत ताकत है जो भारत को दिशा दे सकती है। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल है माधुरी जी, जिसका लगातार विरोध, मतलब विरोधी पार्टियां बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही हैं, वो मणिपुर की घटना है। ऐसे में अभी हाल ही में बलरामपुर जनपद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी आए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय विदेश का सैर सपाटा करने में लगे हुए हैं, उनके जवान पे मणिपुर के नाम से माँ भी नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं क्या कहूँ उनको, बहुत ही अल्पज्ञानी होंगे जो भी लोग, ऐसा, मैं उनका नाम नहीं सुनी हूँ ठीक से, जिन्होंने भी ये कहा है, मैं उनको अल्पज्ञानी कहूँगी। पूरे देश, और देश की तो बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में जब नरेंद्र मोदी जी का, उनके कामों का, भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं,
ये देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन सका है जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि विपक्ष आज भी सही संदर्भ में बात नहीं कर रहा है। मणिपुर की घटना के बारे में मैं कहूंगी कि जो महिलाओं के साथ वो जो कांड हुआ है, उसको लेकर पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और बहुत अफसोस है कि हमारी नई पीढ़ी ने इस घटना को ऐसे देखा है जैसे पता नहीं किस युग की घटना है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मणिपुर की घटना कोई तात्कालिक घटना नहीं है, उसका 200-300 साल पुराना इतिहास है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। मणिपुर के राजा थे भाग्यचंद्र जी, 18वीं शताब्दी में उन्होंने म्यांमार के जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, घुसपैठी, उनके खिलाफ उस वक्त 18वीं शताब्दी में एक बड़ा युद्ध लड़ा था। तो ये बर्मा से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो कि कुकी जनजाति के नाम से वहाँ पर जाने जाते हैं। वो तब से लेके 300 साल से लेकर के अब तक, अभी हाल फिलहाल तक भी वो वहाँ पर आते रहे हैं। उनकी संख्या लगातार वहाँ पे बढ़ी है। और आश्चर्य की बात है कि जो वहाँ का मैतेई समाज है, जिसकी अधिकतम आबादी है वहाँ पर, उनके पास मणिपुर की केवल 10% जमीन उनके पास है। जबकि जो कुकी जनजाति है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर जिनका कब्जा है, जो उनके पास जो है राज्य की 90% लैंड है। तो ऐसे में जब सरकार ने अगर ये चाहा कि मैतेई समाज के लोगों को भी, जो कि ज़्यादातर हिंदू बहुल हैं, उनको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए, अगर कोर्ट ने चाहा या राज्य ने चाहा या सिफारिश की, तो इसमें कुकी समाज के लोगों को आपत्ति क्या है? पहला सवाल। दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ, जब भी आप बताना चाहती हूँ कि जब भी आप दो गुटों का संघर्ष देखिए, कहीं भी हिंसा देखिए या कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन देखिए या कोई भी हंगामा देखिए, तो जो पहली बार आक्रमण करता है, पहली बार जो हमला बोलता है, उसी को दोषी माना जाता है। कुकी समाज ने ये आग नए सिरे से जलाई। कुकी समाज ने पहले हथियार उठाए मैतेई समाज के खिलाफ, तो दोष उन पर जाता है। लेकिन विपक्ष से मेरी नाराजगी इस बात की है कि विपक्ष दरअसल सिर्फ उन महिलाओं की बात कर रहा है जिनके साथ ये शोषण हुआ, और मैतेई समाज की वो सैकड़ों महिलाएं जिनका वीडियो वायरल नहीं हो सका है, क्या उनका गम नहीं है? क्या उनकी तकलीफें तकलीफ नहीं है? क्या वो वीडियो वायरल नहीं हुआ तो उनकी परेशानियों को कुछ कम आंकना चाहिए? मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि विपक्ष दरअसल जनता की आंख में उन महिलाओं को सामने करके केवल धूल झोंक रहा है। असली विषय ये है कि कुकी समाज के लोग वहाँ पर एक कुकी लैंड चाहते हैं। कुकी समाज के लोग वहाँ पर जो है नशे का कारोबार करते हैं, नशे की फसल उगाते हैं। और जब से 2017 से लेकर के अभी तक, जब से वहाँ भाजपा की सरकार बनी है, एन वीरेंद्र सिंह जी ने हजारों एकड़ जमीन जहां कुकी समाज की नशे की फसल बोई हुई थी, उसको आग लगवाने का काम किया है। और उनके जो उग्रवादी नेतृत्व हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर उस पर भी कुठाराघात कर रही थी। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ इन्फिल्ट्रेटर्स जुड़ करके जो वहाँ ड्रग का कारोबार और पैसे का कारोबार कर रहे थे, उस पर सरकार ने बहुत मजबूत कुठाराघात किया था। उसी कुठाराघात के विरोध में इतनी बड़ी हिंसा की गई है। दरअसल वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है और केंद्र में मोदी जी की सरकार को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश है। तभी ये भारत का वीडियो विदेश से जाके वायरल होता है और विदेशी अखबार और पत्रिका वाले इस पर कुछ लिखते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस मामले में मैंने देखा कि वेटिकन चर्च ने यूरोपियन यूनियन को भी लेटर लिखकर कोई प्रस्ताव दिया कि मणिपुर में जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे क्रिश्चियंस के चर्च जलाए जा रहे हैं। मैं ऐसे वेटिकन से, ऐसे यूरोपियन यूनियन से यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर में मैतेई समाज के भी हजारों मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है, तो अगर वो इतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं या उदार हैं या दुनिया की चिंता करते हैं हितों की, तो क्यों नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पे हजारों मंदिरों का जो नुकसान हुआ है, उनके जो प्रकृति पूजक पेड़ों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैं कहना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की साजिश है। वहां पर गुट इकट्ठा किया गया कुकी समुदाय के रूप में, और गुट जो है वो देश को बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे इख्तियार कर रहा है। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की छवि को बदनाम करके और देश में दिखा, जैसे लग रहा है अरे मणिपुर एक बहुत छोटी सी जगह है भारत में, ऐसी भारत की छवि बनाई जा रही है पूरी दुनिया में। क्या भारत में आप गली में, श्रावस्ती में यही सब कुछ हो रहा है? इस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि 2024 का चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि जब से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत मजबूती से काम हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्रों से जोड़ दिया गया है।
मैदानी क्षेत्रों से भी अच्छे काम पहाड़ी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, कुकी समाज के लिए किए जा रहे हैं। और भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे जो है SEZ बन रहे हैं, पहाड़ों पर अस्पताल बन रहे हैं, पहाड़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूल कॉलेज बन रहा है। तो किस बात का कुकी समाज विरोध कर रहा है? सिर्फ यही ना कि नशे के कारोबार पर चोट कर दिया गया है, और जो नशे के धंधे हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़कर हैं, जहाँ से पैसा मॉनिटर होता है, जहाँ से उग्रवाद होता है, उनको विपक्ष चाहता है उस पर डिबेट ना हो। विपक्ष महिलाओं को सामने करके विपक्ष इस डिबेट से भागना चाहता है। तो मेरा ये सवाल है कि असली मुद्दे की बात करिए। महिलाओं का विषय बहुत दर्दनाक है, एक तरफ करिए, लेकिन असली विषय पर बात करिए। जब कोई आग जलती है तो लोग जलेंगे तो हादसे होंगे, लेकिन आग क्यों जलती है, क्यों जल रही है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी समाज सेवी माधुरी सिंह त्रिपाठी जी, जिन्होंने इंडियन 24 न्यूज़ के तमाम सवालों का जवाब दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नेता रह चुकी हैं। हम आपको बीच में भी बताए हैं कि सन 2012 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने काशी में अनुष्ठान करवाया था। ऐसे तमाम समाज सेवा करने के लिए श्रावस्ती आई हैं। इनका मूल गृह जनपद श्रावस्ती पयागपुर बहराइच ही है। जैसे में इन्होंने पहुंच के श्रावस्ती लोकसभा से अपना दांव आजमाया। उनका कहना है कि अगर इन्हें प्रत्याशी बनाया गया, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, तो समाज के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करती रहेंगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन 24 न्यूज़। दामोदर शुक्ला, बलरामपुर। कार्य कर रहे ऐसे तत्वों को, ऐसे शख्सियत को सर्वोच्च स्थितियों में पहुंचाना और देशद्रोही शक्तियों का उन्मूलन करना इस यज्ञ का बड़ा लक्ष्य है। भारत 21वीं सदी में सशक्त हो, प्रबल हो और पूरे दुनिया में एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम से छेदन पृथिव्याम सर्वमानव, पूरे विश्व के मानव को दिशा, दशा और गति देने में अगर आज की परिस्थितियों में सक्षम और समर्थ है, वह एकमात्र सनातन धर्म है। सनातन धर्म के उत्कर्ष, भारत के उत्कर्ष से विश्व का उत्कर्ष, विश्व में शांति की स्थापना संभव है। उसी को आधार लेकर यज्ञ कार्य प्रारंभ है। एकदम भाग जाए 5 तारीख को मुझे फिर आश्रम आप सबको आना है, तो शाम को प्रसाद भी लेना है। फिर प्रसाद भी रहेगा। हाँ, 5 तारीख को 2 बजे, 5 तारीख के 2 बजे उसके अंदर ऊर्जा पैदा हो, देशभक्ति पैदा हो, राष्ट्रवाद पैदा हो। और दूसरा उद्देश्य है 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बिना नरेंद्र मोदी के देश का उद्धार नहीं हो सकता है।